नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल द फिजिकल एजुकेशन यूनिवर्सल में, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन रिलेटेड हर एक टाइप की वीडियो हमारे चैनल द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। देखो जी, सेकंड पार्ट लेके आ गए हैं सीयूशन का। काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर सेकंड पार्ट जल्दी लेके आइए। तो पहले पार्ट में आप सबको पता है, हमने जो स्टार्टिंग के 60 क्वेश्चन थे, जी हाँ 60 क्वेश्चन वो हमने कर लिए थे। तो आज हम अपने रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे जो स्टार्ट होंगे 61 से। तो देखो जी, चलो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो 61 क्वेश्चन है, मसल फाइबर आर ट्रिगर्ड इनटू एक्शन व्हेन दे रिसीव एन। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, नर्व इम्पल्स होगा, डायरेक्शन फ्रॉम मेडुला होगा, या हिंट फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आपको टाइम दे दूं ताकि आप इसका सही आंसर दे सको। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है इस वीडियो का, तो देखो जी वीडियोस में जाइए, सबसे ऊपर पहला पार्ट की वीडियो आपको मिल जाएगी बड़ी आसानी से, तो आप उसे देख लीजिए। तो बिल्कुल ठीक, जिसने भी आंसर बोला है ऑप्शन नंबर सेकंड, नर्व्स इम्पल्स, एकदम ठीक आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, चलो जी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। When sharp object like nail or javelin penetrate into our body, they cause। बताइए, अगर मान लो बॉडी में कोई शार्प ऑब्जेक्ट जैसे नेल हो या जेवलिंग, तो आपने पता होगा स्पोर्ट्स में नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल जीता था। अगर वो बॉडी में लग जाए तो क्या होगा, क्या इफेक्ट होगा उसका। इंसीजन होगा, मस्कुलर सोर्स होगा, पंचर्ड वाउंड होगा, या कंट्यूजन होगा। देखो जी ये सारी टॉप क्या बोलते हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में आती है। ये कंबाइन वीडियो बना देंगे सबकी, लेकिन फिलहाल आप इसका आंसर बताइए। देखो जी जो इसका आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा पंचर्ड वाउंड। देखो जी पंचर्ड वाउंड में होता क्या है ये बता देते हैं। तो देखो जी, एक जब कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट लगती है ना, नुकीली जो चीज होती है, जैसे कि हम हिंदी में बोल सकते हैं कील, या कोई भी नुकीली चीज हो गई, तो जब वो वहां पे हमारे बॉडी में लगती है तो थोड़ा सा होल कर देती है, छेद टाइप का। अब आपको सब पता होगा, अगर मान लो आपकी बॉडी में सीधा जेवलिंग लग जाए तो क्या होगा, या तो वो बॉडी से आर पार निकल जाएगी, या आपको इतना जख्म दे जाएगी कि आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो छोटा सा होल ऐसा पिंचर टाइप हो जाता है, पेंचर टाइप ऐसे बोलते हैं। ठीक है जी, चलो जी यहाँ पे बात कर लेते हैं इंसीजन की। तो इंसीजन क्या होता है बताइए जल्दी। तो इंसीजन में क्या होता है, देखो जी जो डॉक्टर्स जितने भी होते हैं, जब पेशेंट का ऑपरेशन करते हैं तो उस टाइम पे इंसीजन का इस्तेमाल करा जाता है। तो इंसीजन में क्या होता है, डीप कट लगता है, डीप कट। ठीक है जी, शार्प ऑब्जेक्ट, कोई नुकीले जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें डीप कट होता है मेनली। फॉर एग्जांपल अगर मान लो चाकू से हम चाकू अगर मार दे किसी को, तो वहां पे डीप कट हो जाएगा। तो परफेक्ट एग्जांपल हो जाएगा इंसीजर का। ठीक है जी, अब यहां पे लास्ट है कंट्यूजन। देखो जी मैंने पिछले वीडियो में बताया था कंट्यूजन क्या होता है। देखो जी जो ब्लड टिश्यू हो जाते हैं, जो ब्लड टिश्यू होते हैं वो ब्लू ब्लू कलर के हो जाते हैं, ब्लूइश कलर के हो जाते हैं, जिसे हिंदी में नील बोलते हैं। ठीक है जी, कंट्यूजन आई होप समझ गए होंगे। तो फिलहाल अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 पंचर्ड वाउंड एकदम सही आंसर होगा। चलो जी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो जी ये बता दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन्वॉल्वमेंट इन ऑब्जर्वेशन लर्निंग। बताइए ऑब्जर्वेशन लर्निंग के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण इन्वॉल्वमेंट किसका होता है। देखो हिंदी के स्टूडेंट डिमोटिवेट ना हो, क्योंकि हम इंग्लिश के साथ साथ हम हिंदी में भी ट्रांसलेट कर रहे हैं, जितना हो सकेगा उतनी आपकी हेल्प करेंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन जो पेपर है ना, इसमें हिंदी का जो ऑप्शन है वो नहीं है। बाकी जो वीडियोस होंगे हम हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ट्राई करेंगे, ताकि आप सभी स्टूडेंट को बेनिफिट मिल सके। बताइए जी, देखो ऑब्जर्वेशन लर्निंग क्या होती है।
ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो इन्वॉल्वमेंट किसका होता है, फिजिकल कॉम्पिटेंसी का होगा, स्किल सीक्वेंस का होगा, या प्रैक्टिकल इंटरवल का होगा, या कोऑर्डिनेटिव कॉम्पोनेंट का होगा। चलिए जल्दी से इसका आंसर बता देते हैं। जो इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए। सभी को पता है जब हम कोई ऑब्जर्वेशन लर्निंग करते हैं तो उसमें देखो कोग्निटिव लर्निंग का क्या होता है, थिंकिंग, कोई चीज हम सोचते हैं, डीपली कोई चीज सोचते हैं दिमाग से। ठीक है दोस्तों, चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो ये बता दीजिए, द कोर्स ऑफ ए ऑपरेंट कंडीशनिंग इज दैट बिहेवियर इज प्रोफाउंड इफेक्टेड बाय इट्स। बताइए क्या होगा इसका आंसर, किससे इफेक्ट करता है बिहेवियर इस कंडीशनिंग में। सराउंडिंग्स होगा, स्टिमुलस इंटेंसिटी होगा, ये इनिशिएटिव एजेंट होगा, ये कॉन्सिक्वेंसेस होगा। एक्चुअल में ये क्वेश्चन किसका है बताइए, साइकोलॉजी का होगा या रिसर्च का होगा। तो देखो जो इसका आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कॉन्सिक्वेंसेस एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सही आंसर दिया है उसके लिए हम ये स्टार देते हैं। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो कुछ अब साइकोलॉजी के क्वेश्चन भी इन्होंने डाले हुए हैं, सॉरी रिसर्च के क्वेश्चन और साइकोलॉजी के क्वेश्चन, बीच जो पोर्शन है ना पेपर का उसमें आपको ज़्यादातर साइकोलॉजी और रिसर्च के क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसका बता दीजिए, अकॉर्डिंग टू द इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस एन एथलीट विल परफॉर्म बेस्ट ओनली व्हेन द अमाउंट ऑफ अराउजल। देखो अराउजल का मतलब एंग्जाइटी होता है, लिखा हुआ है ब्रैकेट में। तो क्या होगा, एक एथलीट की जो परफॉर्मेंस है वो कब बढ़ेगी, जब एंग्जाइटी बहुत कम होगी, मिनिमल होगी। ऑप्टिमल का मतलब होता है ना तो कम ना ज़्यादा, या मैक्सिमम होगी। देखो ऑप्शन नंबर 3 तो होगा ही नहीं, तो इसके बारे में तो बताना बेकार है। अब ऑप्शन नंबर 3 रह गए हैं, मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, या ऑप्टिमम होगा। देखो जी ऑप्टिमम आंसर ऑप्शन नंबर बी एकदम ठीक आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो बता देते हैं। देखो जी जब आप एक एथलीट की परफॉर्मेंस, अगर मान लो एंग्जाइटी बिल्कुल ही कम है, वो अपनी परफॉर्मेंस के बारे में सोच ही नहीं रहा है, तो देखो अगर सीरियस ही नहीं है अपनी परफॉर्मेंस के लिए तो फिर उसकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी नहीं बिल्कुल भी। अगर मान लो क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम से ज़्यादा अगर मान लो एंग्जाइटी बढ़ जाती है तो परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऑप्टिमम आंसर, ऑप्टिमम ना तो कम ना ज़्यादा। तो अब आ गया है, आई होप आपको समझ आ गया हो। ऑप्टिमम एकदम ठीक आंसर हो जाएगा। ऑप्टिमम एंग्जाइटी होनी चाहिए तभी एक एथलीट की परफॉर्मेंस बढ़ सकती है अच्छे से। तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्टिमम बहुत ठीक। चलो जी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इररिस्पेक्टिव ऑफ अ एरिया इन विच अ स्टडी इज कंडक्टेड सेंटर टू ऑल काइंड्स ऑफ रिसर्च इज। बताइए, रिसर्च का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो क्या होगा आंसर, थोड़ा सा टाइम दे देते हैं। रिसर्च क्वेश्चन होगा, प्रोसीजर्स होगा, अजम्पशंस होगा, या इंस्ट्रूमेंटेशन होगा। देखो रिसर्च क्वेश्चन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत खूब, जिसने भी रिसर्च क्वेश्चन दिया है रिसर्च क्वेश्चन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो जी थोड़ी सी आपको डिफिकल्टी आ सकती है रिसर्च में, एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम कोशिश करेंगे अपने चैनल के द्वारा एक ऐसी वीडियो बना देते कि आपको उसमें जितने भी जो मेन की पॉइंट है रिसर्च के वो आपको हम बता सकें। चलो फिलहाल जो उसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो जी, इन ऑर्डर टू परस्यू द रिसर्च विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरली रिक्वायर्ड। बताइए जी क्या होगा, डेवलपिंग अ रिसर्च डिजाइन होगा, फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन होगा, डिसाइडिंग अबाउट द डाटा एनालिसिस प्रोसीजर होगा, या फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च हाइपोथेसिस होगा। क्या होगा इसका आंसर। देखो जी फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन एकदम ठीक आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिसने भी ऑप्शन नंबर 2 बोला है एकदम ठीक, कीप इट अप दोस्तों। चलो जी इसका बता दीजिए, द फॉर्मेट ऑफ दिस राइटिंग इन द सेम एज इन। बताइए क्या होगा। थीसिस क्या होती है, देखिए आपने बीपीएड और मास्टर्स में पढ़े, हमने लिखी है थीसिस बहुत।
तो क्या होता है जब हम थीसिस राइटिंग करते हैं तो सेम क्या होता है उसका, थोड़ा सा टाइम देते। तो ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आप देख लीजिए जिसने भी ऑप्शन नंबर 3 दिया एकदम बहुत आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, उनको स्टार दे देते हैं। चलो चलो जी, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो जी, इसका बता दीजिए। देखो रिसर्च के बिल्कुल बैक टू बैक क्वेश्चन आ रहे हैं। रिसर्च डेट यूज क्वालिटेटिव मेथड फॉर वन फेज एंड क्वांटिटेटिव मेथड फॉर नेक्स्ट फेज। देखो जी, एक फेज में तो क्वालिटेटिव मेथड यूज करा है और एक फेज में क्वांटिटेटिव मेथड यूज करा है। फॉर द नेक्स्ट फेज इज नो, और उसके बाद क्या होगा बताइए। एक्शन रिसर्च होगा, मिक्स मेथड रिसर्च होगी, क्वांटिटेटिव रिसर्च होगी या प्रैग्मेटिक रिसर्च होगी। पहले फेज में तो हमने क्या यूज करा है, क्वालिटेटिव, और दूसरे फेज में हमने क्वांटिटेटिव मेथड यूज करा है। और नेक्स्ट फेज को क्या बोलेंगे, क्वेश्चन में ये पूछा है। तो देखो जी, एक्शन रिसर्च एकदम ठीक आंसर हो जाएगा। एक्शन रिसर्च में ये ऐसा होता है। चलो जी, बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो जी, ये बता दीजिए रिसर्च क्या है। रिसर्च का एक्चुअली मतलब क्या है। सर्चिंग अगेन अगेन होगा, या फाइंडिंग सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम होगा, या वर्किंग इन ए साइंटिफिक वे टू सर्च फॉर ट्रूथ फॉर एनी प्रॉब्लम होगा, या बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए जी, इसका ऑप्शन सेकंड हो सकता था, लेकिन जो वैलिड ऑप्शन लगा है मुझे, वर्किंग इन ए साइंटिफिक वे टू सर्च फॉर ट्रूथ ऑफ एनी प्रॉब्लम। देखो जब हम रिसर्च करते हैं तो एक साइंटिफिक वे से करते हैं। पहले प्रॉब्लम को ढूंढते हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, फिर उस पर वर्क करा जाता है एक साइंटिफिक वे से। ऐसे नहीं कि कैसे भी हमने रिसर्च करी और उसका रिजल्ट दे दिया, एक साइंटिफिक वे होना चाहिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, वर्किंग इन ए साइंटिफिक वे टू सर्च फॉर ट्रूथ ऑफ एनी प्रॉब्लम। ठीक है जी, जो ऑप्शन नंबर बी के साथ गए हैं वो थोड़ा सा यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो वैलिड ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलो जी, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन स्टार्टिंग द रिसर्च प्रोसेस। पहले स्टेप क्या होता है रिसर्च प्रोसेस का बेटा दोस्तों, क्या होगा बताइए। सर्चिंग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू लोकेट प्रॉब्लम होगा, या सर्वे ऑफ रिलेटेड लिटरेचर होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम होगा, या सर्चिंग फॉर ए सोल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम होगा। देखो जी, पिछले इसमें बताया था क्वेश्चन में, पहला स्टेप क्या होता है रिसर्च का, बिल्कुल ठीक, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। पहले प्रॉब्लम को ढूंढना, एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या, रिसर्च का पहला प्रोसेस होता है ये। ठीक है जी, चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो जी, ये बता दीजिए, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। मेटाबॉल इन ए ग्रीक वर्ड इन इंग्लिश मेटाबॉलिज्म विच मीन्स। क्या मतलब होता है मेटाबॉलिज्म का ग्रीक वर्ड में। चेंज, एक्सचेंज, इनटेक या कंप्लीट। क्या होगा दोस्तों आंसर। जी बिल्कुल ठीक, जिसने भी चेंज बोला है एकदम ठीक आंसर है। तो मेटाबॉल जिसका मतलब मेटाबॉलिज्म होता है, उसका ग्रीक वर्ड का क्या मतलब होता है, तो चेंज होता है। बिल्कुल ठीक, बहुत खूब। चलो जी, फैट बता दीजिए। फैट इज ऑल्सो नोन एज, फैट को क्या बोलते हैं। तो देखो जी, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन, लिपिड्स बोलते हैं फैट को। ठीक है जी, लिपिड्स। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो ये बता दिए, द ब्रांच ऑफ साइंस डेट डील विद ब्लड। देखो स्टडी ऑफ ब्लड को क्या बोलते हैं, एक्चुअल में क्वेश्चन में ये पूछा है, क्या बोलते हैं बताइए। साइटोलॉजी, हेमाटोलॉजी, प्लाज्मोलॉजी या हेमपोसोसिस। क्या होगा इसका आंसर। देखो इसमें तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए आई होप, क्योंकि ये आपने तो पढ़े होंगे। तो स्टडी ऑफ ब्लड को क्या बोलते हैं, तो बिल्कुल ठीक, हेमाटोलॉजी बोलते हैं। और अगर मान लो स्टडी ऑफ सेल आ जाए तो क्या ऑप्शन हो जाएगा बताइए। स्टडी ऑफ सेल, तो फिर ऑप्शन नंबर 4 एकदम ठीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 एकदम ठीक आंसर हो जाएगा। स्टडी ऑफ सेल को क्या बोलते हैं दोस्तों, साइटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है जी, तो फिलहाल इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
जो हमारा 75वां क्वेश्चन होगा 75। हाउ मैनी चैम्बर डज द ह्यूमन हार्ट हैव, कितने चैम्बर होते हैं? तो ये तो सबको पता है, 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर क्या होता है बताइए। सर्कुलेटरी सिस्टम की वीडियो बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी चैनल पे। तो 4 चैम्बर होते हैं, इसका आंसर 4 हो जाएगा। चलो जी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच मसल इज ऑल्सो कॉल्ड बॉक्सर्स मसल? बताइए दोस्तों, बॉक्सर्स मसल। तो बॉक्सर्स मसल को हमेशा सार्टीरियस एंटीरियर बोलते हैं। सार्टीरियस एंटीरियर होगा, बिल्कुल ठीक। अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए यहाँ पे, अगर चेंज करके इस बार ये दे दे कि आप इस बार बताइए थ्रोवर मसल किसे बोलते हैं? थ्रोवर मसल किसे बोलते हैं? बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? थ्रोवर मसल। चलो हम बता देते हैं। तो पेक्टिरियल मेजर, जो हमारी चेस्ट मसल होती है, ये लिख देते हैं, पेक्टिलियस मेजर। ठीक है दोस्तों। तो देखो क्वेश्चन में हमने 2 चीजें पढ़ ली है। तो देखो हेमिस्टिंग मसल तो आपको पता ही है, बैक थाई मसल। वो कितनी मसल होती है हेमिस्टिंग में? हेमिस्ट्रिंग में कितनी मसल होती है? तो 3 मसल होती है, 3। और डेल्टोइड क्या होती है? हमारी शोल्डर मसल, जो हमारी क्या बोलते हैं, हुमरस बोन को ऊपर होती है, हुमरस बोन को जोड़ती है, शोल्डर मसल जो होती है। ठीक है जी। तो हेमिस्ट्री में कितनी मसल होती है दोस्तों? 3 मसल। तो फिलहाल जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो जी ये बता दीजिए, इंसेशन ऑफ ए डेल्टोइड मसल टेक प्लेस एट। बताइए दोस्तों, क्या आंसर हो जाएगा इसका? देखो डेल्टोइड मसल का मैंने अभी बता जिक्र दिया था, शोल्डर मसल होती है, मतलब जो ये हमारी ह्यूमरस बोन होती है ना, इसको जोड़ती है। तो किसका वो होगा? बताइए आंसर। देखो थोड़ा सा ना फास्ट आंसर दिया करो दोस्तों, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाती है। तो लंबी वीडियो के चक्कर में आप देखते ही नहीं वीडियो को। कुछ स्टूडेंट तो ये वो करते हैं कि इतनी लंबी वीडियो कौन देखे, इतना टाइम क्यों दे। लेकिन पढ़ाई तो आप लोगों को करनी पड़ेगी। जब हम आपके साथ हैं तो आप हमारा साथ क्यों नहीं दे रहे? क्या होगा बताइए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए। तो डेल्टोइड ट्यूबोसिटी ऑफ ह्यूमरस। ठीक है, ह्यूमरस को ही तो वो करती है, इंजेक्शन करती है डेल्टोइड मसल। अब ह्यूमरस बोन कौन सी होती है? अब देखो जी, ह्यूमरस बोन बता देते हैं। अब ये हमारा हाथ है, ठीक है जी। और ये क्या है? ये हमारी एल्बो है। और फिर यहाँ से एक जो ये मसल आती है, और यहाँ पे जी, यहाँ पे जो वो होती है, जो शोल्डर होती है, यहाँ से हमारे शोल्डर निकलते हैं। ये हमारी कौन सी मसल होती है? सॉरी, कौन सी बोन होती है? तो ह्यूमरस बोन होती है, ह्यूमरस बोन। फिर यहाँ पे एक रेडियस और अल्ना। ठीक है, रेडियस कौन सी बोन होती है दोस्तों? जो हमारी थंब वाली साइड होती है उसको रेडियस बोलते हैं। और अल्ना जो हमारी अपोजिट थंब के जो अपोजिट डायरेक्शन होती है सामने वाली, तो उसको क्या बोलते हैं? अल्ना। ठीक है, तो ह्यूमरस बोन आप समझ गए होंगे। यहाँ से हमारे ये बाइसेप्स निकलते हैं, इसको ह्यूमरस बोन बोलते हैं, पूरी बोन को जो होती है। ठीक है दोस्तों। चलो जो फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एकदम ठीक आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्शन ऑफ ए रेक्टस फेमोरस मसल इंक्लूड। बताइए रेक्टस फेमोरस कौन सी मसल होती है, पहले तो ये जान लेते हैं। चलो पहले इसका आंसर बता दीजिए दोस्तों। मैं भी तो देखूँ आपकी रिवीजन कितनी चल रही है, पढ़ाई कितनी चल रही है। नी एक्सटेंशन या हीप फ्लेक्शन में काम आती है, या एविलेट द रिफ्स शोल्डर अबडक्शन के लिए, प्लेंटर फ्लेक्शन के लिए। देखो अगर जिन स्टूडेंट को ये पता लग गया ना ये रेक्टस फेमोरस कौन सी मसल होती है, तो वो तो बहुत जल्दी इसका आंसर बता देगा। देखो जी बिल्कुल ठीक, जिन स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर ए बोला है, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट थोड़ा सा गलत गए हैं यहाँ पे। एक बार बता देते हैं दोस्तों। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, तो अभी फिलहाल के लिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दो जी रेक्टस फेमोरस कौन सी मसल होती है? जो हमारी थाई मसल होती है।
थाई मसल में ही अब मतलब जो फ्रंट मसल होती है उसमें ही रेक्टस फेमोरस मसल पाई जाती है। अब वो नी एक्सटेंशन हिप फ्लेक्शन में काम आती है या नहीं आती? बिल्कुल ठीक। आई होप आप समझ गए होंगे। चलो जी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं नहीं चाहता कि लंबी वीडियो हो जाए ज़्यादा, तो इसलिए कम से कम एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं क्वेश्चन। देखो, रेड मसल सेल आर फॉर्म्ड इन, जो आरबीसी होते हैं, आरबीसी वो कहाँ फॉर्म होते हैं ये पूछा है। तो देखो जी, आरबीसी वो क्या बोलते हैं, रेड बोन मैरो में फॉर्म होते हैं, और आरबीसी का लाइफ स्पैन आ जाए तो 120 डेज तक, 120 डेज तक ये जी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3, रेड बोन मैरो। चलो जी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर? बताइए, यूनिवर्सल डोनर को कौन सा ब्लड कहा जाता है? ओ नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव या ए नेगेटिव? थोड़ा सा फास्ट आंसर दीजिए दोस्तों। तो यूनिवर्सल डोनर को ओ नेगेटिव बोला जाता है, हमेशा याद रखना। ये थोड़े कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो पेपर में काफ़ी टाइम तक देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। उसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और है। अब बताइए, यूनिवर्सल रिसिप्टेंट कौन सा वो होता है, ब्लड ग्रुप को बोला जाता है? यूनिवर्सल रिसेप्टर। बताइए कौन से ब्लड ग्रुप को बोला जाता है? चलो जी हम बता देते हैं। तो जी बिल्कुल ठीक, ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव को बोला जाता है। तो फिलहाल जो इसका आंसर हो जाएगा अभी फिलहाल के लिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर ए, ओ नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, चलो जी ये बता दीजिए क्या फुल फॉर्म होती है एपेड स्टैंड फॉर? क्या आंसर हो जाएगा? ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बोलते हैं? अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन, रिक्रिएशन एंड डांस। ठीक है जी, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन था तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। चलो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जेसीआर टेस्ट इन्वॉल्व, जेसीआर टेस्ट में क्या क्या होता है बताइए? जंप, चिन अप या रन, जॉगिंग, चिन अप या रन, तो जॉगलिंग, चिन अप या रन, या जंप, चिन अप या रेस्ट? क्या आंसर हो जाएगा? जेसीआर टेस्ट बहुत फेमस टेस्ट है, थोड़ा सा इसके बारे में मैं ज़रूर बताना चाहूँगा आप लोगों को, क्योंकि ये फेमस टेस्ट है। इसमें से क्वेश्चन बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो जेसीआर टेस्ट में देखो दोस्तों, एक तो आती है सबसे पहले जंप, जे फॉर जंप, सी फॉर चिनअप और आर फॉर रन। ठीक है, 3 चीजें आती है। और देखो जंप क्या क्या हो सकती है, जंप तो नॉर्मल जो जंप होती है, और चिनअप आपको पता ही होगा, चिनअप हम लगाते हैं। और जो रन है ना, रन, तो वो 100 यार्ड शटल रन आती है, 100 यार्ड शटल रन। शटल रन क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है। ठीक है, स्टूडेंट यहाँ पे खड़ा है तो ये यहाँ से भाग के आएगा, फिर वापस जाएगा, फिर यहाँ से भाग के आएगा, फिर वापस जाएगा, और फिर उसको फिनिश करना पड़ेगा एंड में। तो ये शटल रन होती है एजिलिटी के लिए। ठीक है, तो इसमें 100 मीटर यार्ड शटल रन कराई जाती है। तो और ये इस्टेब्लिश कब हुई थी, डेवलप्ड कब हुई थी? तो ये डेवलप्ड करी थी बीई फिलिप्स ने, बीई फिलिप्स। ठीक है जी, कौन से ईयर में करी थी? 1957, 1957 में करी थी जेसीआर टेस्ट को, जिसमें जंप, चिनअप और रन आता है। ठीक है, फिलहाल जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलो जी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारा 83वां क्वेश्चन होगा, 83वां।
तो बताना है व्हाट डू वी कॉल अ नीड और ए डिजायर दैट एनराइज बिहेवियर। बताइए जी, अगर हमारा बिहेवियर को एनराइज करना है, एनर्जेटिक करना है, तो हमें किसकी जरूरत होती है, किसकी डिजायर होती है? स्ट्रेस तो होगा ही नहीं, मोटिवेशन की होगा, इमोशन का होगा या इनिशिएटिव का होगा। देखो जी, जब हमें कोई भी चीज, बिहेवियर हो या कोई भी गोल हो, तो उसमें हमें मोटिवेशन की जरूरत होती है सबसे पहले। ठीक है जी, तो मोटिवेशन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। चलो जी, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो स्पीड इज ए साइक्लिक एक्सरसाइज इज कॉल्ड। बताइए, जो साइक्लिक एक्सरसाइज की स्पीड होती है उसको क्या बोलते हैं? डेंसिटी बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, इंटेंसिटी बोलेंगे, ड्यूरेशन बोलेंगे? तो बिल्कुल इंटेंसिटी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। टर्मिनोलॉजी है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की। इंटेंसिटी किसे बोलते हैं, डेंसिटी किसे बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी किसे बोलते हैं, ड्यूरेशन किसे बोलते हैं, ये जब हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का लेके आएंगे ना वीडियो, उसमें आपको अच्छे से बता देंगे। क्योंकि यहाँ बताएंगे तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग ही नहीं देखते हो दोस्तों, फिर हमारी पूरी टीम को डीमोटिवेट फील होता है। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। कौन सा प्रिंसिपल नहीं है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का? इंटरवल प्रिंसिपल नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी नहीं है, ये प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड नहीं है, या प्रिंसिपल ऑफ साइक्लिंग प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग नहीं है। कौन सा नहीं होगा? अगर आपने ये प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग पढ़ा है जिन बच्चों ने, वो तो बड़ी आसानी से इसका आंसर दे देगा। तो द इंटरवल प्रिंसिपल कोई भी प्रिंसिपल नहीं होता स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का दोस्तों, बिल्कुल गलत है यहाँ पे ये स्टेटमेंट। ठीक है जी, तो इसका आंसर फर्स्ट ही हो जाएगा। ओवरलोड प्रिंसिपल होता है, रिवर्सिबिलिटी होती है, साइक्लिंग प्रोसेस तो होता ही है। ठीक है जी, चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन टर्म ऑफ इमोशनल फैक्टर हाई अचीवर फोकस ऑन विच वेयर लो अचीवर फोकस ऑन। देखो जी, हाई अचीवर जब मान लो इमोशनल फैक्टर होता है, तो हाई अचीवर क्या किस पे फोकस करता है, और एक लो अचीवर किस पे फोकस करता है? एक्चुअल में क्वेश्चन में ये पूछा है। तो देखो जी, हाई अचीवर हमेशा किस पे फोकस करेगा? प्राइड पे करेगा, प्राइड पे। और जो लो अचीवर होता है, जी हाँ, लो अचीवर वो हमेशा कैसा फील करता है? शर्मिंदी उसे फील होती है, तो शेम। तो हाई अचीवर प्राइड फील करता है, और जो लो अचीवर होता है वो शेम फील करता है। ठीक है जी दोस्तों, देखो इस क्वेश्चन पेपर से आपको अंदाजा लग जाएगा दोस्तों कि हमें किस लेवल की तैयारी करनी है। और हम आपकी गारंटी लेते हैं, अगर आप हमारी कंटिन्यूसली वीडियो देखते रहोगे तो आपका जो 95 तक सिलेबस हम खुद आपको करा देंगे हमारी वीडियो से ही। अगर आपको एडिशनल आपको कोर्स लेना है तो हम बहुत जल्दी स्टार्ट कर देंगे, स्पेशली CUET का ही, DSSB का हमने प्लान कर लिया है दोस्तों। जो अपकमिंग एग्जाम आ रहा है, वर्किंग प्रोसेस में है वो। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका बता दीजिए। टू फोर्स वेर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। देखो दो फोर्स इक्वल है मैग्नीट्यूड में, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। लेकिन दोनों की जो डायरेक्शन है ना, अपोजिट है, एंड नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन। और वो सेम लाइन पे एक्ट नहीं करती। तो कौन सी फोर्स होगी? मोशन फोर्स होगी, टॉर्क्यू फोर्स होगी, रोटेशनल फोर्स होगी, या कपल फोर्स होगी? मैं सोच रहा था कि इन तीनों फोर्स के बारे में बता देता हूं, लेकिन हमें अभी अराउंड 10 से 15 क्वेश्चन अभी कवर करने हैं दोस्तों। तो जी बिल्कुल ठीक। देखो जी, इसमें सारे बच्चों की जो विकेट है वो गिर गई है, डगमगा डगमगा गई है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन ऑफ ए एक्शन ऑफ अ वेट ऑफ ऑल द पॉइंट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड। बताइए क्या बोलते हैं, वो कौन सा पॉइंट होता है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन ऑफ ए एक्शन ऑफ ए वेट ऑफ ऑल पॉइंट ऑफ ए बॉडी क्या होगा? सेंटर ऑफ लाइन होगी, सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी होगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी होगी, या सेंटर ऑफ बॉडी होगी? तो बिल्कुल ठीक, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही तो आंसर होगा इसका, अगर आप सोचोगे थोड़ा सा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। ठीक है जी, तो जी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखो, लार्जर द मूवमेंट आर्म द ग्रेटर विल बी, क्या होगा? बताइए जल्दी आंसर। फिर हम बताएंगे आंसर इसका, थोड़ा सा आपको टाइम दे देते हैं। आंसर आते हुए देखो जी, कुछ बच्चे जा रहे हैं मोमेंटम में और कुछ बच्चे जा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 एकदम ठीक आंसर हो जाएगा। चलो जी, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट डू वी गेट बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, क्या मिलता है हमें? प्रोडक्ट, जब मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उससे क्या मिलता है? फोर्स मिलती है, इनर्शिया मिलती है, मोमेंटम मिलता है, या न्यूटन मिलता है? जी बिल्कुल ठीक, मोमेंटम। इसमें कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है नहीं मेरे हिसाब से। प्रोडक्ट मास एंड वेलोसिटी का क्या होता है? मोमेंटम होता है। चलो जी, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू, बताइए किसका प्रोपोर्शनल होता है? जो चेंज ऑफ मोमेंटम होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का, मास ऑफ बॉडी होगा, वेलोसिटी ऑफ बॉडी होगा, नेट फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी होगा, या इनर्शिया होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 एकदम ठीक आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, नेट फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। ठीक है जी, जिसने भी 3 ऑप्शन नंबर सी चुना है एकदम बहुत खूब। लो जी, स्टार दे देते हैं आपको आपके अप्रिसिएशन के लिए। चलो जी, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओपनिंग द ओपनिंग द ट्रैकिया इन कवर बाय स्मॉल फ्लैप ऑफ ए टिश्यू टर्म एज, बताइए जी क्या क्या बोलते हैं उसको? जो स्मॉल फ्लैप होता है, ग्लोटिस होगा, ट्रैकिया होगा, एपिग्लोटिस होगा, या लैरिक्स होगा? जी बिल्कुल ठीक, एपिग्लोटिस। ऑप्शन नंबर 3 एकदम ठीक आंसर हो जाएगा। स्मॉल फ्लैप ऑफ टिश्यू को यही बोलते हैं। ठीक है जी, चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन ऑक्सीडेशन एरोबिक सिस्टम विच फूड कंपोनेंट इज मेटाबोलाइज्ड, बताइए। एरोबिक सिस्टम की बात करी है, तो जहां भी हमेशा एरोबिक सिस्टम की बात आए तो सबसे पहले कौन सा फूड कंपोनेंट यूज होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग फूड होता है दोस्तों, लिख देते हैं, एनर्जी गिविंग फूड। प्रोटीन हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाता है, और फैट तो आपको पता ही होगा। ठीक है दोस्तों, चलो जी, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारा 94वां क्वेश्चन होगा। हाउ मैनी फोस्फेट आर प्रेजेंट इन एटीपी, बताइए कितने फोस्फेट होते हैं एटीपी में? तो देखो जी, पहले तो एटीपी की फुल फॉर्म बता दीजिए, क्योंकि ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। चलो हम बता देते हैं थोड़ा सा एटीपी के बारे में। तो देखो जी, पहले तो फुल फॉर्म होती है एंडोसाइन ट्राई फोस्फेट, लिख लीजिए, एंडोसाइन ट्राई फोस्फेट। ठीक है दोस्तों, अब देखो ट्राई, यहीं से आपको हिंट मिल गया टी से, तो 3 होती है। फोस्फेट कितने होते हैं दोस्तों? 3। 3 एकदम ठीक आंसर हो जाएगा। फुल फॉर्म मैंने लिख दिया है एटीपी की, एंडोसाइन ट्राई फोस्फेट। ठीक है, 3 फोस्फेट होते हैं एटीपी में। ठीक है दोस्तों, चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द थिकेस्ट वॉल, बताइए कौन सी वॉल थिकेस्ट होती है? थिकेस्ट मतलब होती है सबसे मोटी वॉल, कौन सी होती है हार्ट की? राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, या लेफ्ट आर्टियम? क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे मोटी वॉल होती है दोस्तों। इसमें सबसे हाई ब्लड प्रेशर होता है, खून का थक्का जिसे बोलते हैं, बहुत ही इसका हाई ब्लड प्रेशर होता है। और इसका काम क्या होता है वो बता देते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल का। तो ये रिस्पॉन्सिबल होती है, लिख देते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग
ऑक्सीनेटेड ब्लड, देखो जी ऑक्सीनेटेड ब्लड पंप करती है, वो कहाँ बताइए, ब्लड, ऑक्सीनेटेड ब्लड टू टिश्यू ऑफ ऑल बॉडी, ठीक है जी, ऑल बॉडी पार्ट में पहुंचाने में। आई होप आप समझ गए होंगे। तो सबसे मोटी जो वोल्व होती है वो लेफ्ट वेंट्रिकल ही होती है, उसमें सबसे ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर होता है दोस्तों, तो तभी ये मोटी वोल्व कहलाती है, ठीक है दोस्तों। चलो जी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डैश इज कंसिडर एज ए बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी, बताइए ह्यूमन किडनी की फंक्शन यूनिट क्या होती है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है। तो नेफ्रॉन हो जाएगा, फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी क्या होती है, नेफ्रॉन, एकदम ठीक आंसर हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है दोस्तों, आई होप। चलो बढ़ते हैं अपने 97वें क्वेश्चन पे। द मूवमेंट ऑफ ए ब्लड थ्रू द हार्ट एंड द बॉडी इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं। द मूवमेंट ऑफ ए ब्लड थ्रू द हार्ट एंड बॉडी, जो मूवमेंट होता है ब्लड का हार्ट से बॉडी तक, उसको क्या बोलते हैं। लोकोमोशन बोलोगे, वेंट्री सेलू बोलेंगे, हार्ट पंप बोलेंगे, सर्कुलेशन बोलेंगे। तो सर्कुलेशन एकदम ठीक आंसर हो जाएगा यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एकदम ठीक आंसर हो जाएगा। जिन भी स्टूडेंट ने सर्कुलेशन बोला है बहुत ठीक आंसर बोला है। चलो जी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो वीडियो ख़त्म ही होने वाली है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को अपने फिजिकल एजुकेशन ग्रुप में भेजा करिए, ठीक है दोस्तों, ताकि हर एक स्टूडेंट को बेनिफिट मिल सके। द नॉर्मल डायस्टोल ब्लड प्रेशर इज नॉर्मली हेल्दी अडल्ट वुमेन इज, तो बताइए डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए नॉर्मली। 80 mmHg होना चाहिए, 60 mmHg होना चाहिए, 90 mmHg होना चाहिए, या 110 mmHg होना चाहिए। तो देखो जी जो नॉर्मल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मल 80 mmHg होना चाहिए। अगर सिस्टोलिक पूछ ले, हाई ब्लड प्रेशर पूछ ले सिस्टोलिक, तो वो कितना होना चाहिए, तो 120 mmHg इतना होना चाहिए। इससे ऊपर हुआ तो आप हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हो जाते हो, ठीक है दोस्तों। चलो जी 99वां क्वेश्चन। विच इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टोक्यो ओलंपिक्स 2020, ओलंपिक्स का क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है। बताइए कौन सी भी रैंक थी इंडिया की 2020 में, 7वीं होगी, 40वीं होगी, 20वीं होगी, या 48वीं होगी। तो देखिए जी इसका आंसर बता देते हैं, 48वीं रैंक थी इंडिया की। मेडल कितने आए थे, तो 7 मेडल, हाईएस्ट मेडल थे इंडिया के, हाईएस्ट मेडल अभी तक के। 2016 में 2 मेडल आए थे कुल, दोनों फीमेल के, साक्षी मलिक जी की और हमारे पीवी सिंधु जी की, जो बैडमिंटन से बिलोंग करती है। टोक्यो ओलंपिक्स में 7 मेडल आए थे, और इंडिया की रैंक क्या थी, तो 48वीं रैंक थी। अच्छा अभी फीफा की रैंक बता दीजिए इंडिया की कितनी है फीफा वर्ल्ड कप में, तो वो क्या रैंक हो जाएगी दोस्तों, 106वीं रैंक है इंडिया की अभी फिलहाल, करंट रैंक जो है 106 फीफा वर्ल्ड कप की जो इंडिया की रैंक है, ठीक है दोस्तों। चलो जी बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन के साथ। आई होप आपको वीडियो पसंद आ गई होगी। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो कर दीजिए लाइक, और जितना हो सके आप प्लीज़ इस वीडियो को अपने फेसबुक ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, और या कोई भी फिजिकल एजुकेशन का जो ग्रुप है उसमें आप इस वीडियो को, इसका लिंक शेयर कर दीजिए, ताकि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाए। व्हेन वाज द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ ए टोक्यो ओलंपिक्स 2020 हेल्ड, बताइए ओपनिंग सेरेमनी कौन से दिन हुई थी टोक्यो ओलंपिक्स की।
22 जुलाई को हुई थी, या 23 जुलाई को, या 24 जुलाई को, या 25 जुलाई को? चलो जी, इसका आंसर बता देते हैं, 23 जुलाई एकदम ठीक आंसर हो जाएगा। मेडल मैंने बता ही दिए हैं, 7 मेडल इंडिया ने जीते थे, हाईएस्ट मेडल है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप कि आपको एक अंदाज़ा लग गया होगा इस क्वेश्चन पेपर से कि जो आपका अपकमिंग एग्ज़ाम है CUET का, फिजिकल एजुकेशन का, PG का, वो आने वाला कैसा, किस पैटर्न पे होगा, क्या सिलेबस होगा। तो इस वीडियो से आपको बेनिफिट मिल गया होगा दोस्तों। देखो, अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ना, तो दोस्तों आप भी हमें सपोर्ट करिए, क्योंकि हमें आपकी मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारी टीम आप लोगों के लिए ही इतनी मेहनत कर रही है। तो इतना ही था इस वीडियो में। अभी तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ।